हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देखने वाले जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे जो भी मैं मैथ्स के क्वेश्चंस कराता हूँ उनका बेस्ट अप्रोच भी आपके साथ देने की कोशिश करता हूँ कि उनका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो हमें निकालना क्या है कि एक्स स्क्वायर बटे 3z। देखिए मैं लिख देता हूँ, दिया गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और हमसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 3z प्लस वाई के पावर क्यू अपॉन में 3xz। ठीक है, और प्लस में जेड स्क्वायर और इसके नीचे दिया गया 3x। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कि क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जो नीचे आपके पास दिख रहा है देखिए, यहाँ पे 3z है, यहाँ पे 3x और दोनों में यहाँ पे 3xz है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा एलसीएम होगा वो 3xz हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 3xz। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यानी कि ऊपर आपका एक्स क्यू हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे डिवाइड करें तो दोनों खत्म, सिर्फ और सिर्फ वाई क्यू बचेगा। और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो 3x से 3x खत्म होगा, एक z बचेगा, तो वहाँ पे हम z क्यू कर देंगे, हो जाएगा z क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए हमारा कंडीशन क्या दिया गया था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन बराबर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz, ये हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल सही, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, तो हम यहाँ इसका बराबर 3xyz लिख सकते हैं। तो इतना के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डायरेक्ट हम यहाँ पे रख सकते हैं कि 3xyz और नीचे में हमारे पास क्या है 3xz। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से कटेगा तो सिर्फ ऊपर में आपका y बचेगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका y होगा, जो कि ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यानी अगर तीनों लोग मिलकर के करते हैं ए प्लस बी प्लस सी तो उस कार्य को 2 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में, ए जो कार्य करे तो उस अकेले कार्य को 6 घंटे में और बी उसी कार्य को 5 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि तो सी अकेले उस कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेगा। देखिए तीनों मिलकर के 2 दिन में और दोनों अकेले अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे, 2 6 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको हो कि 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल हमारा काम निकल गया 30 यूनिट का काम हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इफिशियंसी निकाल लेते हैं कि तीनों का इफिशियंसी करने का क्या होगा 15, उसी तरह से यहाँ पे 5 और इसका हो जाएगा 6। हमसे पूछा क्या गया, सी अकेले करेगा कितना। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस तीनों में से दोनों को घटा दें तो निकल जाएगा कि निकल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी और इसमें से माइनस कर ले a प्लस बी। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। तो हमें इफिशियंसी निकालना है, सॉरी टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना है टोटल 30 है और इफिशियंसी कैसे करेंगे, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 15 और इन दोनों की इफिशियंसी कितना होगा 6 5 11, यानी कि 15 में से 11 जाएगा तो कितना होगा 4। हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो आप ये बताइए कितने चौका 30 हो जाएगा, तो आप कहो कि 7.5। ठीक है, 7.5 गुने 4 करेंगे तो आपका जो कि 7.5। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि 7 सही 1/2 कर सकते हैं, जो कि इतना समय लेगा, दिन नहीं घंटा होगा ना, सॉरी, इतना घंटे में वो कंप्लीट कर सकता है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 0 जो क्यों ना, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कंडीशन दिया गया और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू लिखी गई है x अपॉन में y। तो हमसे पूछा कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा किसके बराबर होगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न को बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगाना है, कैसे करते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या दिया गया x बटे y। ठीक है, और हमसे पूछा गया कि cos की वैल्यू बताइए कि cos थीटा बराबर क्या होगा। आपसे एक चीज़ मैं आपका जानना चाहता हूँ, देखिए आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, यानी हमारा ये क्या है, ये लंब है और ये आपका आधार है।
तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉस में क्या होता है, कॉस में आपको आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण, आधार यानी कि कहने का मतलब y ही आएगा, तो ऊपर में हम y रखेंगे। अब इसके नीचे कर्ण, तो कर्ण क्या होता है, लंब और आधार का जोड़ होता है, ठीक है, यानी आपको पता है अगर हम यहाँ पे ट्रिपलेट को देखें ध्यान से तो क्या होता है, अगर ये आपका x और ये y अगर हमें कर्ण निकालना है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा रूट में, ठीक है, कुछ इस तरह से, सॉरी यहाँ पे अगर हम x है और ये y है तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आप कर सकते हो। ये मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप चाहो तो निकाल सकते हो, अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर अच्छे से तोड़ना चाहूँ तो देखो तोड़ सकते हैं कैसे। अगर ये हमारा थीटा के सामने एक भुजा को लंब है तो ये लंब है, तो ये आपका आधार है, और हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा, यानी कि हम यहाँ पे देखें कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है ये, और कर्ण अगर हम देखें तो क्या होगा, कर्ण अगर हम यहाँ पे देखें तो एक लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। यानी हम ऑप्शंस नंबर हम किसे टिक करेंगे, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सी को टिक किया जा सकता है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता था कि अब आपको आधार देखना है तो ऊपर यहाँ पे y है तो इसका आधार भी y होगा। जैसे कि आप ऑप्शंस देख सकते हैं, पहला ऑप्शंस और दूसरा ऑप्शंस तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि आधार ऊपर में आएगा। और अगर हम यहाँ पे नीचे देखें कैसे करना होता है, तो कर्ण है तो फिक्स है कि कर्ण जो होगा वो जोड़ में होगा, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लस पे कर सकते हैं। यही मैंने आपको बोला कि टाइम इसमें नहीं लेना, आप आसानी से इसको कर सकते हो, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC की, ABC एक त्रिभुज है जो A पर समकोण है। देखिएगा एक त्रिभुज दिया गया ABC हम मानते हैं और A पर समकोण है, यानी कि A यहाँ पे होगा तो B यहाँ पे कर लेते हैं, C यहाँ पे कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि तथा A एक लंब AD है, यानी कि एक लंब जो है AD है कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे समकोण बनाया गया था। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि BC पर डाला गया, यानी कि जो AD लंब है वो BC पर डाला गया, मैंने यहाँ पे डाल दिया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि BC बराबर 8 दिया गया हो, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो 8 है, AD बराबर 3 दिया गया, यानी कि ये आपका 3 दिया गया, तो हमसे पूछा गया कि AB गुने AC, ठीक है, AB गुने AC की वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम त्रिभुज देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहो कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार ये हम इसको मानते हैं और ऊंचाई हम इसको मानते हैं, यानी कि AC गुने AB कर लेते हैं, ठीक है, AC गुने AB। और उसी तरह से अगर हम इस फिर से त्रिभुज को देखें, अब इस त्रिभुज को मैं थोड़ा सा पलट देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ध्यान देता हूँ, जैसे जो त्रिभुज आप इसको देख रहे हैं थोड़ा सा ये टिल्टेड है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर से बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको आधार मानते हैं और इसको लंब, यानी ये हमारा आधार हो जाता है और इसको हम लंब मानते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर से हम वही करते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार इसका कितना हो जाएगा BC और ऊंचाई कितना हो जाएगा AD, AD मैंने रखा। अब 1/2 से 1/2 खत्म, हमें निकालना क्या था, AB गुने AC, तो मैंने यहाँ पे जो कहते हो छोड़ा। BC की वैल्यू ऑलरेडी 8 दी गई थी और AD की वैल्यू ऑलरेडी 3 दी गई है, तो 8 3 के 24, बताइए है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उनका अच्छा बेसिक भी बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PD एक माध्यिका तथा G केंद्रक है। देखिए सिंपल सी बात कही जा रही है कि एक त्रिभुज दिया गया और ये त्रिभुज PQR है, ठीक है, PQR है, PD जो कि माध्यिका दी गई, PD यानी कि माध्यिका कुछ इस तरह से, और यहाँ पे G बोला जा रहा है कि इसका केंद्रक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि PG बराबर 24 है, यानी कि PG बराबर 24, ये हमारे पास 24 दिया गया, तो हमसे पूछा है कि PD की लंबाई बताइए, यहाँ पे टोटल लंबाई क्या होगा। तो मैंने आपको कई बार बताया कि ये जो माध्यिका होती है वो 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि 2 की वैल्यू 24 के बराबर है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 12 के बराबर होगा, और 12 के बराबर होगा तो हमसे पूछा क्या कि PD, यानी कि हम कह सकते हैं 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 36। करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन B को टिक किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझा होगा। अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं जो कि समद्विबाहु है, ध्यान दीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आप कहो कि दोनों साइड इसका इक्वल कर दीजिए, लेकिन ये आपका अलग होता है। तो ये 20 है, ये भी 20 है, लेकिन इसका जो है भुजा, तीसरी भुजा वो कितना है 30 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों भुजा है 20 और ये आपका 30। तो हमसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए।
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो कंडीशन हो सकते हैं। यहाँ पे आप दो मेथड यूज कर सकते हो, एक तो लंब डाल करके दोनों को 15-15 करके ऊंचाई निकाल कर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो सिंपल सा आप हीरोन का जो फॉर्मूला होता है उसको भी हम लगा सकते हैं। सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो तीनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या पता है, एस बराबर क्या होता है, एस बराबर क्या होता है, तीनों को जोड़ेंगे a + b + c/2 यानी कि 40 और 30 70 यानी कि आपका 35 हो जाएगा। और आपका जो एरिया होता है क्या, हीरोन के फॉर्मूला से आपको पता है कि s × s - a, s - b और s - c, ठीक है, ये होता है अंडर रूट में। हम यहाँ पे s के जगह पे 35 रखते हैं। 35 में से एक हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 15, फिर से 15 और यहाँ पे क्या होगा, 35 में से 30 घटेगा तो 5। ये सभी के सभी रूट में, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 35 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 7 × 5, 15 × 15 ज्यों करते हूँ, 5 को यहीं पे छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 का 1 निकाल लेते हैं क्योंकि रूट में है। तो 2 15 का 1 बाहर, 2 5 का 1 5 बाहर, अंदर बचा 7, 15 से 15 बचे 75 और ये आपका रूट 7। करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि एक घनाभ जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो मैंने आपको कई बार बता चुका है कि जब भी दो फिगर को एक दूसरे से कंपेयर करके कन्वर्ट किया जाता है तो उसका हम लोग आयतन को इक्वल करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे घनाभ का जो आयतन दिया गया 5 × 10 × 20, तो आपको पता है कि LBH होता है घनाभ का, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है LBH, तो यहाँ पे रखा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते, पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, तो आप कहोगे क्यूब बनाया जा रहा है। तो क्यूब का हम लोग आयतन कर लेंगे, यानी कि भुजा क्यूब, साइड क्यूब, आपको पता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए 10 और 5 × 2 कर लेते हैं और यहाँ पे 4 × 5 कर लेते हैं, a क्यूब। अब हम यहाँ पे a अगर निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 5 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 दूनी के 8, ये आपका 2 हो जाएगा। साइड हमारा कितना निकल गया, 10। a बराबर 10 आपका साइड हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है, तो घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हमें यहाँ पे जिनका एरिया के साथ रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम किसका एरिया निकाल सकते हैं, जो हमारा क्यूबॉइड दिया गया उसका। तो क्यूबॉइड का एरिया कितना होता है, आप कहोगे क्यूबॉइड का एरिया होता है 2 × चलो कहाँ निकालें, यहीं पे निकाल लेते हैं। देखो क्यूबॉइड का हम एरिया निकालें तो कितना होगा, 2 × LB + BH + HL, ठीक है, ये होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट रखते हैं। देखिए 2 और LB का जगह पे क्या हो, 5 दूनी के 10 × 5 = 50 और BH यानी कि BH के जगह पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। और HL यानी कि अगर इन दोनों को करें तो 20 × 5 = 100, ठीक है। कितना हो जाता है ये, 200 300 300 और 50 करेंगे तो 350, 350 को 2 से गुना कर लीजिए, करना नहीं है आपको, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, उतना आया। अब यहाँ पे किसका अनुपात पूछा जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुने, कह सकते हैं कि 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसका कितना आया है, 5 दूनी के 10, 10 आया, तो 10 × 10 कर सकते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 मैंने यहाँ पे कटाया। अब देखिए इसको 3 कटा सकते हैं, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी की 10 और 7 × 5 = 35। तो कितना है, 7:6, ठीक है, 3 दूनी की 6, 7:6, जो कि ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ रहे हैं किस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझा पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा किस तरह से किया जाता है। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा जिसे 5 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता हो। देखिए अगर 5 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या सबसे छोटी संख्या 6 होगा, है कि नहीं। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 शेष बचेगा। उसी तरह से एक और अगर संख्या देखें तो क्या होगा, 11। अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 दूनी की 10, 1 शेष बचेगा, है कि नहीं। अब उसी तरह से एक और हम देखना चाहे तो क्या होगा, 16 को ले लीजिए। अगर 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 15, 1 शेष आपका बचेगा। यानी ये सीरीज कुछ इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जाना है प्रथम प्राकृत 15 संख्या, यानी कि ये सीरीज हमें 15 नंबर तक जाना। अब हम एक एक करके तो ऐसे नहीं जा सकते, यानी हम यहाँ पे AP का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, T15, यानी कि जो 15वां टर्म्स है वो कितना होगा, तभी तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, उसका औसत हमें निकालना है। तो T15 बराबर क्या लिखते हैं, A + 14D, ठीक है, A + 14D। A की जगह पे क्या रखेंगे, 6 और 14 गुने D क्या होता है, D होता है जो अंतर होता है दो पदों के बीच का अंतर। तो दो पदों के बीच का अंतर 11 में से 6 गया तो 5, 16 में से 6 11 गया तो 5, यानी कह सकते हैं जो डिफरेंसेस है वो 5 है कि नहीं।
अब यहाँ पे देखिए 14 और 6 कितना हो गया 76, यानी कि जो लास्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा 76, ये हमारा 15वां पद है। इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे तो ये हमारा 15 टर्म्स है। ठीक है, हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालने का आपको पता है क्या होता है कि पहला और अंतिम को जोड़ दीजिए, पहला और अंतिम को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए जो कि 2 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 82 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 41 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए। देखिए मानते हैं कि उसने 100 अंडे खरीदे होंगे। ठीक है, 100 अंडे उसने खरीदे जिसमें से 10% सड़ गया, तो कहते हैं कि उसके पास अब 90 अंडे शेष बचे हुए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। 80% पड़ोसी को देता है, यानी कि अब उसके पास 20 और बचा होगा, 20% और बचा होगा, तो कितना हो गया 9 दूना 18। अब उसके पास 18 अंडे बचे। बेचारे ने खरीदा था 100 अंडे, लेकिन उसमें से अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 18 अंडे बचे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब उसके पास 36 अंडे बचे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 18 जो है वो 36 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं 18 36 के बराबर है, तो 100 जो होगा वो 200 के बराबर होगा, है कि नहीं। यानी कि 2 गुना हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी तो 2 गुना कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ रहे हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट माना था कि मान के चलते हैं कि 100 उसके पास अंडे थे, तो लास्टिंग में उसके पास जो कि 18 अंडे बच रहे हैं, जो कि ये दुगना है। यानी कि क्वेश्चंस में तो 36 दिया गया, तो 18 के बराबर 36 है, तो 100 के बराबर 200 होगा। तो यानी करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन से डी को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड क्रमशः जो 10 सेकंड और 25 सेकंड लेता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्रेन जो है अगर वो किसी आदमी को पार करती है तो उसको 10 सेकंड का समय लगता है, और मैंने आपको बताया कि ट्रेन किसी आदमी को या फिर किसी पोल को किसी खंबे को पार करता है तो वो खुद की लंबाई को ही पार करता है। तो यहाँ पे L/10 सेकंड में पार करता है। और उसी तरह से यहाँ पर मैं क्या कह रहा है कि अगर वो 300 मीटर लंबे पुल को, यानी कि खुद की लंबाई के साथ साथ वो पुल को भी पार कर रहा होगा, जिस कंडीशन में उसको 25 सेकेंड लगता है। तो 5 दूनी की 10, 5 पच्चे 50, अगर यहाँ पे करें तो कितना, 5 पच्चे 25 हो जाता है, और यहाँ पे करेंगे तो 5L में से 3L बराबर 600 के बराबर। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी हो गई 200। अब ये 200 क्या हुआ, 200 ट्रेन की लंबाई है, लेकिन क्वेश्चंस में तो क्वेश्चन पूछा गया कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं। देखिए अगर हमारा ये इसका जो कि डिस्टेंस पता चल गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं स्पीड निकाल लेते हैं। तो 200/10 करेंगे तो कहने का मतलब कि 20 मीटर प्रति सेकंड उसका स्पीड है। और पार क्या करना है, तो पार आप कहोगे कि उसको 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के 200 प्लस 200 और ऐड करेंगे, और नीचे आपका कितने स्पीड से पार कर रहा है, तो 20 के स्पीड से। तो कह सकते हैं 400/20। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 20 सेकंड लगेगा। ठीक है, 20 सेकंड करेक्ट आंसर हो जाता है। ऊपर आपका मीटर है, नीचे आपका मीटर प्रति सेकंड है, जो कि कटेगा तो आपका 20 सेकंड आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इन सभी का हमें माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको माध्य निकालने के लिए मैंने आपको कई बार फॉर्मूला बता चुका हूँ कि स्क्वायर वाला माध्य क्या होता है कि n × n+1। ये हम क्या करते हैं, ये माध्य नहीं, हम यहाँ पे योग निकाल रहे हैं। यहाँ पे मान के चलिए कि 7 संख्याओं का स्क्वायर। ठीक है, ये कह सकते हैं कि 7 लगातार 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे 7 नंबर दिए जिनका वर्गों का योग हम कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरह से ये फार्मूला होता है। लेकिन औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। तो n से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों खत्म। नंबर कितने हैं, 7 नंबर है, यानी कि 7 और 1 8 यहाँ पे, 7 दूनी की 14 1 15 यहाँ पे, नीचे आपका 6। ठीक है, 15 टे कितना होता है, 15 टे को हो गया आपके 120, और 120 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 छके 20 से। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एग्जाम्स में इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रमेश के पास 50 पैसे 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2 3 5 के अनुपात में, देखिए, और कुल उसके पास जो कि 116 रुपया। कैसे करेंगे, तो 50 पैसे को अगर रुपये में चेंज करेंगे तो 1/2। ठीक है, 1/2, लेकिन उसका सिक्कों की संख्या के अनुपात देखें तो 2x। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि 1 रुपया यानी कि रुपये में तो कोई चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट आप इसको 3 सिक्के से गुना करेंगे 3x, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 और यहाँ पे 5x, कुछ इस तरह से। ये सभी हो गया कितना, 116 रुपये के बराबर है।
है कि नहीं, ये सभी रुपया हो गया और कितने बराबर है 116 रुपये के बराबर, यानी कि 2 से 2 खत्म, x प्लस 3x प्लस 5 25 25x बराबर 116, 25 3 28 और 1 29, 29x इक्वल टू 116। तो x की वैल्यू कितनी होगी 4, x की वैल्यू 4। तो आपसे पूछा क्या गया कि उसके पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या था 2 3 5 का अनुपात था, ठीक है। 50 पैसे 1 रुपये और ये 5 रुपये, तो 2x था, तो 2 गुने x करेंगे तो 4 दूनी की 8। करेक्ट आंसर किसे ठीक करेंगे, ऑप्शन डी को। बताइए, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को आज की कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के बाकी के पार्ट्स को अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उनका बेस्ट अप्रोच भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से एग्जाम्स में सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।